बंटी को भेजना, बंटी को। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो चलिए अपने नोट राइट डाउन करेंगे हम लोग फटाफट, जल्दी से स्पीड में चलेंगे। बात करने बेटा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। आपको मैंने एक होमवर्क दिया था, उसमें आपको मैंने पूछा था कि एक आपका वेक्टर डीएनए होता है और एक आपका होता है एक्सप्रेशन वेक्टर। देखिए हर वेक्टर जो होता है, नॉर्मल हर वेक्टर जो होता है वो एक्सप्रेशन वेक्टर नहीं होता। बात को समझिए, एक पॉइंट पे देखिए। जो वेक्टर होते हैं, जैसे आपने प्राथमिक वेक्टर देखा, आपने दूसरा वेक्टर देखा, इसमें भी अलग अलग टाइप के वेक्टर है, वो वेक्टर। लेकिन जब भी कभी हम एक्सप्रेशन वेक्टर की बात करते हैं तो एक्सप्रेशन वेक्टर में जो हमारा डिजायर्ड जीन होता है जिसको हमें लेना है, तो यहाँ पर लगाए रखेंगे। इसके साथ साथ एक हमारा क्या लगा होता है बेटा, प्रमोटर। क्या लगा होता है, प्रमोटर होता है। और मोहिनी ने ये काम बहुत अच्छे से किया था और लिख करके हमें भेजा था, बाकी किसी बच्चे ने नहीं भेजा था। तो एक्सप्रेशन वेक्टर में क्या होता है, एक्सप्रेशन वेक्टर में एक मिनट बेटा रुकना, तुम बंटी को भेजो, इसको सही करें। बंटी को भेजना एसी का टेम्परेचर सही है, 30 डिग्री पे है। ठीक है, तो आपको बस इतना जानना है कि एवरी एक्सप्रेशन वेक्टर इज अ नॉर्मल वेक्टर बट हैविंग अ प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन क्यों है, क्योंकि प्रमोटर रीजन की वजह से ही हम लार्ज स्केल पर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं अपने ट्रांसफॉर्मेंट का, अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट का। ठीक है, यहाँ पर आज हम आपको बताने वाले हैं जो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग में, इस डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग में आपको मैं बताऊंगा बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं। पढ़ा होगा आप लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल करके बैठे, बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, बायोरिएक्टर्स। तो बायोरिएक्टर्स में एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, बायोरिएक्टर में हम जो भी हमारा जो डिजायर्ड जीन है, उस डिजायर्ड जीन से हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। जैसे इंसुलिन जीन से हमें क्या पैदा करना है, इंसुलिन नाम का हार्मोन हमें बनाना है। ठीक है, कम करो इसको, कम करो, हमको पढ़ाने दो, हम वही करने के लिए। ठीक है, सही करो नहीं। ठीक है भाई, तो मैं क्या बता रहा था आपको, कि बायोरिएक्टर में हम एक लार्ज स्केल पर हम प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं बेटे, हम बनाते हैं प्रोडक्ट। जैसे हमने आपको बताया था कि इंसुलिन जीन से हमें बनाना है क्या, हमें बनाना है इंसुलिन। इसके लिए हम क्या करते हैं, दो टाइप के बायोरिएक्टर। एक बायोरिएक्टर आपको हम बोलते हैं स्टर्ड टैंक। क्या बोलते हैं, स्टर्ड टैंक। अपनी एनसीईआरटी की बुक को देखिए, एक बोलते हैं आप स्टर्ड टैंक। स्टिर्ड मत कहिएगा, दिस इज द स्टर्ड। ठीक है, दिस इज द स्टर्ड। और दूसरा होता है स्पार्ज, दूसरा होता है आपका स्पार्ज टैंक। एक स्टर्ड टैंक होता है और एक होता है आपका स्पार्ज टैंक। ठीक, इस स्टर्ड टैंक में क्या करते हैं हम, ये देखिए आपका ये एक स्टर्ड टैंक है, ध्यान से देखिएगा हमारी तरफ। स्टर्ड टैंक में ये टैंक आप देखिए, ये वाला टैंक इस तरफ वाला, इट इज अ सिंपल स्टर्ड टैंक। इस सिंपल स्टर्ड टैंक में पहली चीज तो आप ये देखिए कि इसका ये जो बेस है बेटा, ये बेस कैसा है, फ्लैट नहीं। इसका ये जो बेस है ये कैसा है, कर्व है। यहाँ से नीट का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द
फिजिकल डिफरेंस बिटवीन द स्टर टैंक एंड द स्पार्ज टैंक। तो स्पार्ज टैंक में इसका जो फ्लैट है, इसका जो बेस है बिल्कुल फ्लैट है, और इसका जो बेस है वो कैसा है, कर्व है। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा मोटर लगा होता है, मोटर के अंदर एक क्या लगा होता है, एक स्ट्रिंग लगी हुई है, और यहाँ पर अलग अलग टाइप की पंखियां लगी हुई है। देख रहे हो ये पंखी लगी है, बिल्कुल देख करके ऐसा नहीं फील हो रहा है कि ये आपका एक मिक्सर ग्राइंडर है, एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह नहीं दिख रहा है। मतलब ये मिक्सर ग्राइंडर में एक छोटा सा ऐसा पाइप है, और इसके साइड साइड में क्या लगा हुआ है, साइड साइड में इसके लगे हुए हैं क्या, इसके विंग्स लगे हुए हैं, जो किस काम में आता है, चीजों को क्रश करने में काम आएगा, चीजों को मिलाने के काम में आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 3-4 टाइप के ये हैं, एक पंखी इधर है, दूसरी इधर है, तीसरी इधर। इसका जो रोटेशन हो रहा है, रोटेशन किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हो रहा है। और इसके अंदर क्या, एक एसिड और बेस को मेंटेन करने के लिए एक इनपुट लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक इनपुट लगा हुआ है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इधर से हम क्या करते हैं बेटा, स्टीम डालते हैं, स्टीम डालते हैं जिसके लिए, स्टेलाइजेशन के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कभी हम स्टीम की बात करते हैं, स्टीम का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल बॉइलिंग वाटर से कहीं ज्यादा होता है, नॉर्मल बॉइलिंग वाटर से कहीं ज्यादा होता है। तो जब भी कभी आप जब MBBS आप करेंगे तो आपको वहां पर बताया जाएगा किस तरीके से जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको स्टरलाइज कैसे किया जाता है। तो उसको स्टरलाइज करने का क्या तरीका ये है कि हम उसका स्टरलाइजेशन करते हैं, किसके थ्रू, स्टीम के थ्रू स्टरलाइजेशन करते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली अगर आपके पास घर में किसी को चोट वगैरह लग गई है, तो जो बैंडेज वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं उसको स्टरलाइज कैसे करते हैं। उसको स्टरलाइज करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप एक प्रेशर कुकर लीजिए, प्रेशर कुकर में आप थोड़ा सा पानी डालिए, और फिर एक छोटा सा टिफिन बॉक्स ले लीजिए। उस टिफिन बॉक्स के अंदर आप अपने बैंडेज वगैरह को डाल करके बंद कर दीजिए, और उसको उसी कुकर में रख दीजिए जिसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी डाला है, और फिर उसको सीटी लगा दिए, 2-3-4 सीटी लगा दीजिए। तो क्या होगा कि जो कुकर के अंदर जो स्टीम बनेगा, जो भाप बनेगा, उस भाप की वजह से जो टिफिन के अंदर बैंडेज मौजूद है वो स्टरलाइज हो जाएगा पूरी तरीके से, और फिर उससे जो है उसकी मरहम पट्टी करिए, बहुत तेजी से हील हो जाता है। तो ये तरीका स्टरलाइजेशन का। तो स्टरलाइजेशन के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है बेटा, हमें इस्तेमाल करना है स्टीम, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से हमने क्या डालना होता है बेटा, स्टरलाइज एयर डालना होता है, ताकि यहाँ पर बबल क्रिएट हो, और चीजें जो इसके अंदर हैं, जो कल्चर वगैरह हमने डाला है, यानी कि कल्चर ब्रॉथ हमने जो डाला है, उसका आसानी से क्या हो जाए, उसका मिक्सिंग हो जाए। सबसे ऊपर की तरफ जो ब्रॉथ हम डालते हैं, इसका डायग्राम हम आपको बना करके दिखाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए क्या, कैसे आपको समझना है। दूसरी तरफ का इधर कि ये आपका स्टर टैंक है, कैसे, देखिए इधर ये स्टर टैंक है, और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा कर्व कर देना है, इसको हम क्या कर देना है, कर्व कर देना है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको हमने कर दिया कर्व। ये हमने इसको कर दिया है कर्व। ऊपर की तरफ से हमने इसमें क्या डालना है, यहाँ पे एक पीएच स्केल हम डालेंगे, और फिर यहाँ से ये इस एरिया से हमने क्या डालना है, स्टीम डालना है, और यहाँ पर हमें टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मामीटर लगाना है। और दूसरी तरफ आपको क्या बताया हमने कि ये है आपका मोटर, मोटर से आपकी स्ट्रिंग लगी हुई है, और फिर यहाँ पर क्या लगा हुआ है बेटा, ये इसके साथ लगा हुआ है आपकी ये पंखियां लगी हुई है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हमने पंखियां लगा दी, बीस लगा दी। अब एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, वो ये है कि यहाँ पर ये जो ब्रॉथ, कल्चर ब्रॉथ है जो येलो कलर का दिख रहा है, ये कल्चर ब्रॉथ, जो ऊपर वाला जो फोम ब्रेकर है, फोम समझते हो ना, जो झाग बनती है, झाग मतलब जैसे आप तो वो सोडा वगैरह पानी में जब घोलते हैं तो झाग ऊपर आ जाती है। तो आप समझिए जब झाग बहुत ऊपर रहती है तो वो एक्सचेंज ऑफ द एयर को क्या करती है, वो रोक देती है। जब एक्सचेंज ऑफ द एयर रुक जाएगा तो जो जो कल्चरल ब्रॉथ है, ये जो कल्चरल ब्रॉथ है
इसका जो डेवलपमेंट होना है, ठीक है, वो डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो इस चीज को ब्रेक करने के लिए जो हम कल्चर ब्रॉथ लेते हैं, वो कल्चर ब्रॉथ यहाँ से हम लेते हैं, यहाँ, ठीक है, यहाँ से ये जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, ये वाला, ये जो फोम ब्रेकर है, ये जो फोम ब्रेकर है, ये जो फोम ब्रेकर है, फोम ब्रेकर के नीचे ही हम क्या लेते हैं बेटा, कल्चर ब्रॉथ लेते हैं इसके ऊपर में। क्यों? क्योंकि जब ये पंखी चलेगी, रोटेट करेगी, तेजी से रोटेट करेगी, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, बहुत ढेर सारा फोम इकट्ठा होगा। तो इस फोम को ब्रेक करने के लिए क्या है, फोम ब्रेकर। तो आप देख रहे हो कंटिन्यूएशन में यहाँ पर कल्चर ब्रॉथ का जो है मिक्सिंग हो रही है, और साथ ही साथ जो फोम बन रहा है उस फोम को ब्रेक करने के लिए हमारे पास फोम ब्रेकर भी है। अब नीचे का ये जो तल है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये कर्व्ड क्यों है? क्योंकि चीजें जब यहाँ पर आएंगी तो ये सेटल नहीं हो पाएंगी, बल्कि यह सीधा नीचे आएगी। जब सीधा नीचे आएंगे तो इसके प्रेशर से फिर से मिक्स हो जाएगा। और अगर ये फ्लैट होता तो चीजें क्या होती, किनारे की तरफ इकट्ठी हो जाती, क्योंकि हमारे लिए ठीक बात नहीं होती। अब इसकी टेक्निकलिटी को समझिए। तो ये कैसा था आपका, ये आपका स्टिर्ड टैंक था। ये स्टिर्ड टैंक था जो कि यूज होता है 100 to 1000 लीटर की कैपेसिटी, 100 to 1000 लीटर की क्या होती है कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें हमने क्या किया, हमारा जो रॉ मटेरियल था, क्या था, हमारा जो रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल से हमने क्या ऑब्टेन कर लिया, हमने ऑब्टेन कर लिया अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट, हमने अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट यहाँ पर ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर स्टेप कौन कौन से होते, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और आप समझिएगा बात को बेटा, कि जब हमने यहाँ पर स्टीम दिया है, जब हमने यहाँ पर स्टीम दिया है, इस स्टीम के टेम्परेचर को हमने मेंटेन करने के लिए क्या किया, यहाँ पर साइड में हमने कवर कर दिया है, इससे कवर कर दिया है एक ये आपकी वाटर टैंक, ठीक है। वाटर टैंक से हमने इसको चारों तरफ से कवर कर दिया है। इसमें क्या करते हैं, हम एक तरफ से पानी को डालते हैं और दूसरी तरफ से पानी को हम क्या करते हैं, निकालते हैं। इससे क्या होता है, इसका टेम्परेचर जो है बेटा मेंटेन, इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है, सबसे पहली चीज, ये सारा काम करने के बाद आपका होगा आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट को हम आइसोलेट करते हैं। दूसरे स्टेप पर हम क्या करेंगे, इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, इसके अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस तो नहीं है, डिजायर्ड प्रोडक्ट के अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट तो नहीं है। इसके बाद इसका हम टेस्टिंग करते हैं कि हाँ, जो प्रोडक्ट हमने लिया था या जो प्रोडक्ट हमने ऑब्टेन किया है, क्या ये वाकई वो प्रोडक्ट है कि नहीं। मतलब प्यूरिफिकेशन और टेस्टिंग दोनों एक साथ हो जाती है। और फिर उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, तब हम इसको हम पैकेजिंग कर देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, हम पैकेजिंग कर देते हैं, और पैकेजिंग करने के बाद इसका कमर्शियल सेल करते हैं, इसका कमर्शियल सेल हो जाता है, कमर्शियल सेल, ठीक है। स्टर टैंक की तरह ही, स्टर टैंक की तरह ही आपका स्पार्जर मेथड भी होता है, ठीक है। स्पार्जर मेथड जो हमने, अच्छा इसको लिखना है, आप लिख लीजिए पहले इसको, ये चारों स्टेप्स आप लिख लीजिए। लिख लिया सर। गुड। अब आप देखिए भाई, ये वाला जो दिख रहा है ये स्पार्जर टाइप है। स्पार्जर टाइप में कुछ नहीं करना है आपको, बस एक डिफरेंस आपका यहाँ पर ये देखना है, इसका जो बेस होता है वो फ्लैट है, पहली चीज। दूसरा, इसमें एक लंबा सा स्प्रिंग हम डालेंगे और इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। इसको आसान शब्दों में आप ऐसे समझिए कि हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर एक आपका स्पार्जर टाइप में ये आपका टैंक है, ये आपका टैंक है, और इस टैंक में हम एक स्पार्जर डालते हैं, जैसे स्ट्रिंग होती है इस तरीके से हमने डाला, ये डाला हमने स्ट्रिंग, और यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा, पोर्स होते हैं। इन पोर्स की मदद से जो एयर होता है
एयर इसके अंदर मिलता है, और इस एयर की वजह से ही जो ब्रॉथ हमने इसके अंदर डाला है, कल्चर ब्रॉथ जो हमने डाला है, मतलब जिससे हमने प्रोडक्ट को बनाना है, जो कल्चर ब्रॉथ है इसकी मिक्सिंग होती है। इसकी क्या होती है? मिक्सिंग होती है। इसके पीएच को मेंटेन करने के लिए हम पीएच प्रोब लगा करके रखते हैं, ताकि हम पीएच को मेंटेन कर सकें। इसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यहाँ पर थर्मोमीटर लगा करके रखते हैं। मतलब एज इट इज आपका देखिए कि इसका मामला और इसका मामला लगभग एक जैसा है। फर्क इसमें सिर्फ कितना था, इसका बेस कैसा है? फ्लैट है, उसका बेस कर्व है, ठीक है। और यहाँ पर जो मिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग इज ड्यू टू दी मिक्सिंग इज ड्यू टू दी एयर की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? मिक्सिंग हो रहा है। क्यों? हम देख सकते हैं मिक्सिंग इज ड्यू टू एयर बबल, मिक्सिंग इज ड्यू टू एयर बबल, ठीक। तो ये तो था आपका प्रिंसिपल एंड प्रोसेस बेटा, जो पूरी तरीके से फिनिश किया मैंने। अब यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो होगा आपका एप्लीकेशन ऑफ दी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी और जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का क्या हमारे पास चीजें आई हैं जो हम समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे चले हम। देखिए एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आप देखिए, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ये फ्लो चार्ट आप बना लीजिएगा अपनी कॉपी पर। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का 4 मेन एरिया है काम करने का: एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, इंडस्ट्री एंड इन्वायरमेंट। ये 4 जगह है जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होता है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांटिंग, ठीक है, जिसमें हाइब्रिड प्लांट हम बनाते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू, बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं, बायो पेस्टिसाइड बनाते हैं, ठीक है। और एनिमल्स को हम इम्प्रूव भी करते हैं, एनिमल की इम्प्रूवमेंट में भी हमारा हेल्प होता है, ठीक है। प्लांटिंग में, ठीक है, में। और दूसरी तरफ अगर इन्वायरमेंट की बात करें, हम सॉइल को, वाटर रिमेडिएशन को, बायो सेफ्टी एंड जीएमओ का मतलब क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हम इनकी मदद से, मतलब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ये सारी चीजें हम ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद हेल्थ केयर की बात जब हम करते हैं तो आरडीएनए प्रोडक्ट हम ऑब्टेन कर लेते हैं, जैसे वैक्सीन हो गया, डायग्नोस्टिक्स हो गया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हो गया, स्टेम सेल्स हो गया, टिश्यू स्पेसिफिक डिलीवरी मेथड्स हो गए हमारे। और इसी में आप जानते हैं हमारा इम्यूलिन भी आता है, ठीक है, हमारा इम्यूलिन भी आता है, हमारा आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन भी आता है, हमारा आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन भी आता है। ये सारी चीजें जो हमें मिल रही हैं, ये सारी चीजें किससे मिल रही हैं? हमको बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही मिल रही है। इंडस्ट्री की बात करेंगे, इंडस्ट्री की बात करेंगे तो हमें एंजाइम्स बहुत सारे मिलते हैं, फर्मेंटेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे फर्मेंटेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स में जैसे आप लेकर इंडस्ट्री में आप चले जाइए, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। फूड, बायोटेक इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, बायो एनर्जी, बायोफ्यूल, बायो इंटरमीडिएट और बायो माइनिंग, ये सारे जो आप देख रहे हो ये फील्ड हमारी बायोटेक वाली है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम एक एक करके लिख लेंगे अच्छे से। चलिए, तो हम यहाँ पर आपको बता दें, थोड़ा सा नोट्स हम आपको दे देते हैं ताकि आपको आसानी में पढ़ने के लिए। इसमें लिखिएगा इन सेवरल फील्ड, इन सेवरल फील्ड, इन सेवरल फील्ड, सेवरल फील्ड्स में हम बायोटेक का इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक में। नंबर 1 क्या हो गया आपका? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, फूड साइंस, एग्रीकल्चर फूड साइंस, मेडिकल साइंस, जिसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल,
तीसरा आपका आता है इन्वायरमेंटल कंट्रोल। इन्वायरमेंटल कंट्रोल और दूसरी अलग फील्ड आती है, अदर फील्ड, जैसे आपका आता है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है वो किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करेगा आपके एग्रीकल्चर को, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके एग्रीकल्चर को, ठीक है। आपका आता है रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी किसके लिए बेटा? रेड बायोटेक्नोलॉजी है आपका मेडिकल साइंस के लिए, दिस इज फॉर मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस। इसके बाद आपका आता है व्हाइट या ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, व्हाइट और ग्रे बायोटेक्नोलॉजी किसके लिए बेटा? ये है आपकी इंडस्ट्री के लिए, या आपकी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी यह है आपका मरीन के लिए, या आप कह सकते हैं वाटर के लिए, ठीक है, मरीन साइंस के लिए। ठीक, अब आगे देखिए बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर, application of biotech, application of biotech in agriculture, application of biotech in agriculture। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बनाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, नाम तो सुना होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है, जीएम क्रॉप्स हम कहते हैं। जैसे नंबर 1 पर है आपका गोल्डन राइस, नाम सुना है? नाम सुना है आपने गोल्डन राइस का? ये जो हमारा गोल्डन राइस होता है बेटा, ये विटामिन ए रिच होता है, ठीक है। नॉर्मली राइस में हम जानते हैं, नॉर्मल राइस में क्या होता है? स्टार्च। नॉर्मल राइस में क्या होता है? स्टार्च होता है। और क्या होता है, अगर पॉलिश राइस नहीं है, अनपॉलिश राइस है, तो वहां पर विटामिन B2 भी पाया जाएगा, जिसको हम बोलते क्या है? राइबोफ्लेविन और विटामिन B1 थायमिन भी होता है, थायमिन B1, ठीक है। विटामिन B1 क्या होता है? थायमिन, ये पाया जाता है। लेकिन जो गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर होता है बेटा विटामिन ए। क्या होता है ये? इसके अंदर होता है विटामिन ए। तो यहाँ पर हम इसकी क्वालिटी को इनहेंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी क्वालिटी को हमने क्या किया बेटा? इनहेंस किया। तो आपको क्या मिल गया? गोल्डन राइस मिल गया, जो नॉर्मल राइस से कहीं ज्यादा अच्छा माना जाता है। किसकी मदद से मिला हमें? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मिला, ठीक है। अब जैसे दूसरा पॉइंट है प्लांट के अंदर टू डेवलप टॉलरेंस अगेंस्ट, टू डेवलप टॉलरेंस against abiotic stress, abiotic stress। आप समझ रहे हो ना एबायोटिक स्ट्रेस क्या है? एबायोटिक स्ट्रेस जैसे फ्लड, जैसे ड्राउट, सूखा पड़ जाना, ठीक है, फ्लड, ड्राउट, और सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब बहुत ज्यादा वहां पर सलाइन कंडीशन बनना। तो ये आपके एबायोटिक फैक्टर्स हैं। इन एबायोटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट टॉलरेंस क्रिएट करना, टॉलरेंस पैदा करना प्लांट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट,
टॉलरेंस टोमेटो, सॉल्ट टॉलरेंस टोमेटो। ये टोमेटो कैसा है हमारा? ट्रांसजेनिक। ये टोमेटो हमारा ट्रांसजेनिक टोमेटो है, सॉल्ट टॉलरेंस टोमेटो। इसमें क्या होता है, इस टोमेटो की खासियत क्या होती है कि यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम जो एंटीपोर्ट मैकेनिज्म होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, उसका पंप जो होता है वो एक्यूमुलेट कर जाता है। ठीक है, जितना भी सोडियम और पोटेशियम होता है वो सब क्या होता है बेटा, यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो सॉल्ट टॉलरेंस टोमेटो में होता ये है कि सोडियम पोटेशियम जो एंटीपोर पंप है, इसके ऊपर फंक्शन किया जाता है, इसके ऊपर जो है काम होता है। सोडियम पोटेशियम एंटीपोर पंप। ठीक, तीसरी बात यहाँ पर आ गई है। तीसरी बात होती है टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। आप बात तो समझिए, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि क्रॉप को काटना, क्रॉप को इकट्ठा करना। जैसे गेहूं जब पक करके तैयार होता है, गेहूं को हम काट लेते हैं, तो उसको हम हार्वेस्टिंग करते हैं। टमाटर जब पक करके तैयार होता है, टमाटर को क्या करते हैं हम, उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, उसकी हम क्या कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ये सारी चीजें हम करते हैं। तो वैसे ही जब पुराने टाइम पर जब हम टमाटर की हार्वेस्टिंग करते थे, टमाटर को जब हम हार्वेस्ट करते थे, वो टमाटर 2 दिन 3 दिन रखने के बाद क्या हो जाता था, सड़ जाता था, खराब हो जाता था। लेकिन अब आप देखिए, जो टमाटर आप मार्केट से लेकर के आते हो, वो टमाटर चाहे फ्रिज में आप रखें चाहे ना रखें, कम से कम 6-7 दिन हमारे घर में चल जाता है वो टमाटर, अगर आप रखे रखे देखोगे तो इससे आपको क्या समझ में आया कि ये जो टमाटर हमारा है जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से टमाटर बनाया गया। ये देसी टमाटर नहीं है जो नॉर्मली हमारे घर में पैदा होता है। ठीक है, तो टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है फ्लेवर सेवर टोमेटो। इसका एग्जांपल है फ्लेवर सेवर टोमेटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो इसका एग्जांपल है। ठीक है, इसका लाइफ टाइम या ये थोड़ा सा लॉन्ग स्पैन होता है। लॉन्ग स्पैन इसलिए होता है ड्यू टू जो राइपनिंग हार्मोन होता है, वो राइपनिंग हार्मोन क्या होता है, जो है देर में रिलीज होता है। आप कह सकते हैं ड्यू टू डिलेड राइपनिंग, ड्यू टू डिलेड राइपनिंग। ड्यू टू डिलेड राइपनिंग। ठीक, इस पॉइंट में लिखिएगा इन दिस जीन ऑफ राइपनिंग एंजाइम, इन दिस जीन ऑफ राइपनिंग एंजाइम that is called the polygalactourinase ripening enzyme, polygalactourinase was inhibited by the use of antisense technology. ठीक है, नंबर 3 हो गया। नंबर 4 की बात हम करते हैं। नंबर 4 में आप लिखिए हमारे साथ, टू डेवलप हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट। टू डेवलप herbicide resistant plant, herbicide resistant plant को डेवलप करने के लिए। ठीक है,
इसका एग्जाम्पल है ट्रांसजेनिक टोबैको, इसका एग्जाम्पल है ट्रांसजेनिक टोबैको, ट्रांसजेनिक टोबैको, ठीक है। दिस ट्रांसजेनिक टोबैको इज द फर्स्ट transgenic plant. It is the first transgenic plant. First transgenic plant. और इसमें होता क्या है? First transgenic plant या first tobacco plant which was transgenic, and it is resistant to sulfonylurea. It is resistant to sulfonylurea and glyphosate ग्लाइकोफॉस्फेट के प्रति क्या होता है? रेजिस्ट होता है, ठीक है। इसमें करते क्या है, ध्यान से समझना। इसमें क्या करते हैं? in this tobacco ALS gene, कौन सा जीन? ALS gene of Arabidopsis, ALS gene of Arabidopsis, ALS gene of Arabidopsis is introduced into plant. कौन से प्लांट? टोबैको प्लांट। यहाँ पर ALS का मतलब क्या होता है? ALS का मतलब होता है एसीटोलैक्टेट सिंथेटिक। इसका मतलब होता है एसीटोलैक्टेट सिंथेटिक। तो एसीटोलैक्टेट सिंथेसिस जीन जो कि अरेबिडोप्सिस से हम ऑब्टेन करते हैं, उसको हम टोबैको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तब ये हमारा टोबैको प्लांट सल्फोनिलयूरिया और ग्लाइकोफॉस्फेट के प्रति क्या हो जाता है? रेजिस्ट हो जाता है। और ये किस टाइप का है? ये इसका मतलब सल्फोनिलयूरिया और हमारा ग्लाइकोफॉस्फेट इज अ हर्बिसाइड, हर्ब्स को किल करने वाले। हर्बिसाइड का मतलब जो हर्ब्स को किल करते हैं। जनरली क्या होता है, आप ध्यान से समझिए कि कोई हमारी फील्ड है, मान लीजिए टोबैको की फील्ड है, ये टोबैको की खेती हमको यहाँ पर करनी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने टोबैको के प्लांट को ग्रो करवाया, ठीक है, टोबैको को प्लांट को ग्रो करवाया। अब इस प्लांट के साथ साथ कुछ दूसरे प्लांट भी ग्रो कर गए जो कि टोबैको प्लांट नहीं है ना, वो टोबैको प्लांट नहीं है। तो होगा क्या, जो सॉइल के अंदर का जो न्यूट्रिएंट है, ये सॉइल का न्यूट्रिएंट टोबैको प्लांट के साथ साथ ये वाला जो दूसरा प्लांट निकला है जो हर्बिसाइड है या हर्ब्स है, ठीक है, जिसको हम वीड्स कह रहे हैं, ये क्या करेगा? इस न्यूट्रिएंट को शेयर करना शुरू कर देगा। जब ये भी शेयर करना शुरू कर देगा तो हमारे मेन टोबैको प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे भाई, एक दो प्लांट होगा तो हम अपने हाथ में उखाड़ करके किनारे रखेंगे। अब पता चला कि हमारे पास 25 एकड़ टोबैको की खेती है, तो उस 25 एकड़ टोबैको की खेती से हम किस तरीके से इस अनवांटेड प्लांट को रिमूव कर पाए? तो हम करेंगे क्या, हमने क्या किया कि हमने एक ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट बनाया, ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट बनाया, और उस ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट को हमने क्या कहा कि ये रेजिस्टेंस है किसके लिए? सल्फोनिलयूरिया और ग्लाइकोफॉस्फेट के लिए। और सल्फोनिलयूरिया और ग्लाइकोफॉस्फेट क्या है? एक टाइप का हर्बिसाइड है। तो हमने क्या किया कि इस पूरी फील्ड में सल्फोनिलयूरिया और ग्लाइकोफॉस्फेट का हमने छिड़काव कर दिया पूरी तरीके से। ध्यान से समझना, हमने क्या किया, पूरा सल्फोनिलयूरिया और ग्लाइकोफॉस्फेट का छिड़काव कर दिया। जब हमने छिड़काव यहाँ पर कर दिया तो पता ये चला कि जो दूसरे प्लांट थे अदर देन दी
अदर देन दी टोबैको प्लांट, वो सारे प्लांट किल हो गए, सारे प्लांट खत्म हो गए, लेकिन टोबैको प्लांट खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये टोबैको प्लांट हमारा जो है ये कैसा है, ये हमारा रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट प्लांट है अगेंस्ट दी सल्फोनिलूरिया ग्लाइकोफॉस्फेट। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या किया हमने, इस तरीके से हमने इसको कैसा बना दिया, इसको हमने रेजिस्टेंट बना दिया। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई आपको। अगला पॉइंट है आपका, सर एक स्लाइड पीछे कर दीजिए। सर ठीक है। अब एक प्लांट का ही हमने यूज किया था, वो प्लांट था हमारा ब्रेसिका नेफस। हमने क्या किया, ब्रेसिका नेफस का इस्तेमाल किया। देखिए कौन सा पॉइंट होगा ये, 5वां ना, इसका नाम सुना है आपने, ब्रेसिका नेफस। ब्रेसिका नेफस क्या है, इसको हम बोलते हैं रैपसीड, रैपसीड तो हम बोलते हैं रैपसीड, और इसके जो ऑयल मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रैपसीड ऑयल। इसके बारे में आप जानते हैं ये क्या है, anybody else can tell me what is this, हिरुडिन, हिरुडिन क्या है एक्चुअली में, हिरुडिन क्या है, हिरुडिन आपका एक एंटी कोगुलेंट है। हिरुडिन आपका क्या है, एंटी कोगुलेंट है, जो कहाँ से, जो किसमें पाया जाता है बेटा, लीच में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, लीच में पाया जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इस लीच के अंदर से जो आपका हिरुडिन प्रोड्यूसिंग जीन होता है, हिरुडिन प्रोड्यूसिंग जीन होता है, इसको हम ऑब्टेन करते हैं। इसको हमने क्या किया, ऑब्टेन, मतलब मान लीजिए कि हिरुडिन प्रोड्यूसिंग जीन, इसको हमने ऑब्टेन किया। ऑब्टेन करने के बाद हमने ये लिया था ब्रेसिका नेफस। इस ब्रेसिका नेफस में हमने इस जीन को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, जब हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया तब अब इसके अंदर क्या होगा बेटा, ब्रेसिका नेफस में फ्लावरिंग हुई, फ्लावरिंग के बाद यहाँ पर क्या हुआ, इसके अंदर फ्रूटिंग हुई, फिर क्या बन गया, इसके अंदर सीड बन गया। अब इस सीड से हमने निकाला ऑयल, क्या निकाला, ऑयल, और अब इस ऑयल से हमने अलग कर लिया क्या, हिरुडिन। ठीक है, या आप सीधा सीधा ये कहिए, इस सीड से हमने हिरुडिन अलग कर लिया। बड़ा आसान तरीका था ये, हिरुडिन हमने अलग कर लिया। अब इसको कमर्शियल पर्पज से हमने यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये क्या है हमारा, एंटी कोगुलेंट, ये एंटी कोगुलेंट है हमारा हिरुडिन। बात को फिर से समझिए, हमने क्या कहा, ब्रेसिका नेफस है, रैपसीड है, हमने क्या किया, ब्रेसिका नेफस में एंटीकोगुलेंट हिरुडिन बनाने वाली जो जीन है उसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। जब ये ब्रेसिका नेफस के अंदर गया तो ब्रेसिका नेफस के अंदर क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, तो फिर उसके बाद प्रोटीन बना, फिर उसके बाद क्या बना, फ्लावरिंग सीड बना, फिर हमने उस सीड को क्या किया, उस सीड को हमने वहां से ऑयल वगैरह निकाला और फिर से वहां से हिरुडिन को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये कहानी थी किसकी, ब्रेसिका नेफस। इसके बाद आपका आता है, लिखिए आपने, इसके बाद आपका आता है ये एडिबल वैक्सीन। एडिबल वैक्सीन
ऐसी वैक्सीन जिसको जो खाने योग्य हो, ठीक है। तो एडिबल वैक्सीन में जैसे आपका आता है ट्रांसजेनिक टोमेटो, ट्रांसजेनिक बनाना, ट्रांसजेनिक बनाना, टोमेटो और बनाना फॉर हेपेटाइटिस एंड कॉलरा, फॉर हेपेटाइटिस एंड कॉलरा, उसके बाद आपका आता है शकरकंदी, जिसको हम बोलते हैं शुगर बीट। ये शुगर बीट के लिए फॉर माउथ एंड फूड डिसीज, ये जानवरों में होता है। और आपका आता है बनाना एंड पोटैटो, ठीक है। ये होता है आपका बनाना एंड पोटैटो, आलू, ट्रांसजेनिक है ये। इसका इस्तेमाल किया जाता है डायरिया में, फॉर डायरिया, ये आपके एडिबल वैक्सीन हो गए। अब एग्रीकल्चर में ही हम बात करेंगे। एग्रीकल्चर में आपका आता है बहुत एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ये है आपका बीटी कॉटन, ठीक है। इसमें क्या आता है आपका बीटी कॉटन, इसको पहले लिख लो, आगे चले। देखो इधर आपका आता है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, बीटी स्टैंड फॉर द बैसिलस थोरिंजियंसिस, बैसिलस थोरिंजियंसिस, इसको हम बोलते हैं बीटी, बैसिलस थोरिंजियंसिस। यहाँ पर बैसिलस थोरिंजियंसिस से हमको एक जीन मिलती है, इसको हम बोलते हैं बीटी जीन, या इसी को हम बोलते हैं क्राई जीन। बीटी जीन बोलते हैं या इसी को हम बोलते हैं क्राई जीन। क्राई स्टैंड फॉर द क्रिस्टलाइन प्रोटीन जीन, ठीक है। ये जो क्राई है ये किसके लिए स्टैंड करता है, ये करता है क्रिस्टलाइन प्रोटीन के लिए, ये स्टैंड करता है क्रिस्टलाइन प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो होता क्या था कि बीटी कॉटन बनाने के लिए, बीटी कॉटन बनाने के लिए, क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते थे कि कॉटन के प्लांट के ऊपर रिजाइड करते थे और कॉटन को खा जाते। जब कॉटन के लीफ वगैरह को खा जाएंगे तो कॉटन प्रॉपर हो नहीं पाएगा। तो हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया कि ये बीटी जीन, बैसिलस थोरिंजियंसिस जीन, क्या किया कि प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। ध्यान से सुनना हमारा, प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। जब इसको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया तब ये क्रिस्टलाइन जो जीन है, ये चूंकि ये इनएक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई इंसेक्ट का लार्वा हो गया, इंसेक्ट हो गया, जब इसके लीफ वगैरह को खाएगा तब ये इसका जो टॉक्सिक मटेरियल है उसके इंटेस्टाइन के अंदर भी पहुंचेगा। जैसे ही उसके इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो उसके एपिथेलियम में, उसके जो है इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद इसको जब एल्कलाइन मीडियम मिलेगा तब ये जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, ये जो क्राई जीन है, यह क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी। जब एक्टिवेट हो जाएगी तो इसके एपिथेलियम में, जहां हम लोग फिर लिखते, इसके एपिथेलियम में क्या करता है, इसके एपिथेलियम में पोर क्रिएट कर देगा। मतलब इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर पोर क्रिएट हो जाएगा। जब पोर क्रिएट हो जाएगा तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहां से ढेर सारा पानी क्या होगा, उसके इंटेस्टाइन के अंदर आएगा और उसका पेट फट जाएगा। जब पेट फट जाएगा तो वो मर जाएगा। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये जो बीटी जीन है, बीटी जीन का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। तब ये बन जाएगा क्या, क्रिस्टलाइन प्रोटीन बन जाएगा। तब ये बन जाएगा क्रिस्टलाइन प्रोटीन। ये सिंपल सी कहानी हम जानते हैं। तब ये बन जाएगा क्रिस्टलाइन प्रोटीन, ठीक है। दिस क्रिस्टलाइन प्रोटीन इज डिसॉल्व इन अल्कलाइन पीएच,
ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, दिस क्रिस्टलाइन प्रोटीन इज dissolved in dissolved in alkaline pH and become toxic. इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा, एंड बिकम टॉक्सिक। क्या कहा मैंने? बैसिलस thuringiensis बीटी कॉटन, जिसको हम ट्राइजीन कहते हैं, ट्राई स्टैंड फॉर द क्रिस्टलाइन प्रोटीन। ये क्या करेगा? इसका ट्रांसक्रिप्शन अगर होगा या ट्रांसलेशन अगर दोनों होंगे, ट्रांसलेशन होगा, तभी क्रिस्टलाइन प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, बनाएगा, जो डिसॉल्व होता है अल्कलाइन पीएच पर, और क्या हो जाता है? टॉक्सिक हो जाता है। ये कहानी हमें समझ में आई। अब अगर आपने लिया प्लांट, ध्यान से समझना बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, हमने लिया प्लांट, कौन सा प्लांट? कॉटन का प्लांट लिया, कॉटन प्लांट हमने लिया। इस कॉटन प्लांट में हमने क्या किया? इस बीटी जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, इस बीटी जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इस प्लांट में जो ये प्रोसेस आपका हो रहा है वो होगा, मतलब यहाँ पर इस प्लांट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन भी होगा और ट्रांसलेशन भी होगा इस ट्राई जीन का, तो ये बना लेगा क्रिस्टलाइन प्रोटीन। क्या बना लेगा? क्रिस्टलाइन प्रोटीन। अब जब ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन आपका बन गया, जब क्रिस्टलाइन प्रोटीन आपका बन गया, तो जो पेस्ट है, जो पेस्ट है यानी कि जो इंसेक्ट का लार्वा वगैरह है, ये पेस्ट इस प्लांट की लीफ पर, प्लांट लीफ के ऊपर क्या करेगा बेटा? फीड करेगा। ये पेस्ट प्लांट लीफ के ऊपर क्या करेगा? फीड करेगा। और जब प्लांट लीफ के ऊपर ये पेस्ट फीड कर रहा है, तो होगा क्या कि हम जानते हैं कि ये जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन पहुंच जाएगा कहाँ पर? पेस्ट के इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, रीच टू पेस्ट इंटेस्टाइन, पेस्ट के इंटेस्टाइन में ये पहुंचेगा। पेस्ट के इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन डिसॉल्व हो जाएगी, डिसॉल्व इन अल्कलाइन पीएच ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अल्कलाइन पीएच में क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। जब डिसॉल्व हो जाएगी तो ये कैसी हो जाएगी? ये टॉक्सिक हो जाएगी। टॉक्सिक हो जाएगी तो ये क्या करेगी? ये क्रिएट करेगी पोर, क्रिएट पोर इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या क्रिएट करेगी बेटा? पोर्स क्रिएट करना शुरू कर देगी, और इंटेस्टाइन क्या हो जाएगी बेटा? स्वेल अप हो जाएगी, ये स्वेल कर जाएगी। ध्यान दीजिए क्या लिखा हमने? स्वेल अप। ये स्वेल अप हो जाएगी। क्यों स्वेल अप हो जाएगी? क्योंकि आसपास का जो टॉक्सिक हुआ है पानी है, इसके अंदर क्या करेगा? इसके अंदर रश कर जाएगा, स्वेल अप, और ये जो पेस्ट है, ये पेस्ट डाई कर जाएगा। सिंपल सी कहानी हमने आपको समझा दी, पूरी बीटी कॉटन के लिए, बैसिलस thuringiensis कॉटन। क्या बताया हमने? हमने कहा प्लांट लिया, हमने प्लांट के अंदर बीटी जीन हमने इंट्रोड्यूस किया, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनी। इस प्लांट के ऊपर कोई पेस्ट क्या करेगा? फीड करेगा। जैसे फीड करा, उसके अंदर क्रिस्टलाइन प्रोटीन पहुंच गई। जैसे क्रिस्टलाइन प्रोटीन उसके अंदर पहुंची और इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ये क्या हो गई बेटा? डिसॉल्व हो गई अल्कलाइन पीएच पर, और जैसे डिसॉल्व हुई वो टॉक्सिक हो गई, और उसने इंटेस्टाइन के अंदर पोर क्रिएट किया, और इंटेस्टाइन के अंदर पानी का रश होने की वजह से क्या हुआ? इसके इंटेस्टाइन फूल गई और इसका पेट गया फट, और ये गया मर, और ये मर गया। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, इसको बना दीजिए।
अब एक पॉइंट और मेंशन कर दीजिएगा अपनी कॉपी पर, दिस क्रिस्टलाइन प्रोटीन किल, इसको फिर से मारेगा, किल many insects like कौन कौन से, जैसे आपका लेपिडोप्टेरन, लेपिडोप्टेरन का मतलब आपका टोबैको बर्डवॉर्म, टोबैको बर्डवॉर्म, ठीक है। कोलियोप्टेरन, जिसको हम बोलते हैं बीटल, क्या कहते हैं बीटल। तीसरा होता है डिप्टेरन, डिप्टेरन जिसमें मक्खी वक्खी आती है, जिसमें आपकी आगे फ्लाई, आगे इसमें आपकी फ्लाई। ठीक है बेटे, तो ये कहानियां हो गई आपकी। अब हम आपको लेकर के चलते हैं, एग्रीकल्चर वाला पार्ट इसमें खत्म हुआ। एक चीज और समझिएगा कि निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट एक होता है, क्या होता है, निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट, निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट। इस निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट में हम टोबैको को रेजिस्टेंट बनाते हैं, रेजिस्ट बनाते हैं, ठीक है, निमेटोड से। और जो निमेटोड होता है वो निमेटोड कौन सा है, उस निमेटोड को हम बोलते हैं मेलेडोगाइन इनकॉग्निशिया, मेलेडोगाइन इनकॉग्निशिया, मेलेडोगाइन इनकॉग्निशिया, मेलेडोगाइन इनकॉग्निशिया, ठीक है। और ये जो मेलेडोगाइन इनकॉग्निशिया है, इट कॉजेज अ रूट नॉट डिसीज, इट कॉजेज रूट नॉट डिसीज, ये रूट नॉट डिसीज कॉज करता है, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे फायर एंड मिलो, ध्यान से सुनना, साइंटिस्ट थे फायर एंड मिलो, 2006 में इनको मिला था नोबेल, ठीक है। इस काम के लिए इन्होंने टोबैको को रेजिस्टेंट प्लांट बनाया था बाय द टेक्निक दैट इज नोन एज द आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। टेक्निक की मदद से इन्होंने इसको क्या किया था, रेजिस्टेंट प्लांट बनाया था, ठीक है बच्चे। तो आरएनए इंटरफेरेंस की टेक्निक हम आपको कल बताएंगे, फिर से मतलब बताएंगे, लेकिन एक चीज चलते चलते ये समझ लें कि अगर हम बात करेंगे किसकी, मेडिसिनल पर्पज से बात करेंगे, मेडिसिन के उसमें बात करेंगे, तो उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है हमारे इंसुलिन का। तो आप इंसुलिन का प्रोडक्शन अच्छे देख सकते हैं आसानी से कि हमने एक ह्यूमन का पैंक्रियास सेल लिया, दिख रहा है ह्यूमन का पैंक्रियास सेल लिया, यहाँ पे देखिए ध्यान से, पैंक्रियास सेल से हमने ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन निकाला, इस जीन को हमने वेक्टर के साथ मिलाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, फिर इसको हमने कहाँ डाला, होस्ट के अंदर डाला, ढेर सारा यहाँ पर इसने अपनी कॉपीज बनाई, और फिर इसने क्या बनाना शुरू कर दिया, अपना ह्यूमन इंसुलिन बनाना शुरू किया। और फिर ह्यूमन इंसुलिन को हमने क्या किया, हमने एक्सट्रैक्ट करके डब्बे में
इसको बेचना शुरू कर दिया हमने और सेल कर दिया। ये सिंपल सा मेथड था ह्यूमन इंसुलिन बनाना। ठीक है, तो इसकी बाकी की बात बेटा कल करेंगे हम लोग, कल हम लोग सेम टाइम पर मिलेंगे। ठीक, चलें, बाय बाय।